चैप्टर 14 कुदाल और कुदाल। उसी शाम बार्बिकिन और उसके साथी टेम्पा टाउन लौट आए और इंजीनियर मर्चिसन न्यू ऑर्लियंस के लिए टेम्पिको जहाज पर सवार हो गए। उन्हें कामगारों की एक सेना को काम पर लगाना था ताकि कामगारों के बड़े हिस्से को वापस लाया जा सके। गन क्लब के सदस्य देश के निवासियों की सहायता से प्रारंभिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए टेम्पा टाउन में ही रुके रहे। अपने प्रस्थान के 8 दिन बाद टेम्पिको स्टीमबोटों के बेड़े के साथ एस्पिरिटू सेंटो खाड़ी में वापस आ गया। मर्चिसन 1500 कामगारों को इकट्ठा करने में सफल रहा था। गुलामी के बुरे दिनों में वह अपना समय और परेशानी खो देता, लेकिन चूंकि अमेरिका स्वतंत्रता की भूमि में केवल स्वतंत्र लोग ही हैं, इसलिए वे जहां भी अच्छा वेतन पा सकते हैं वहां चले जाते हैं। अब गन क्लब के पास पैसे की कमी नहीं थी। इसने काफी और आनुपातिक सुविधाओं के साथ उच्च दर पर वेतन की पेशकश की। फ्लोरिडा के लिए भर्ती किया गया कामगार काम खत्म होने के बाद बाल्टीमोर के बैंक में अपने नाम पर रखी गई पूंजी पर निर्भर हो सकता था। इसलिए मर्चिसन को केवल चुनना था और वह अपने कामगारों की बुद्धिमत्ता और कौशल के बारे में गंभीर हो सकता था। उसने अपने कामगार दल में मैकेनिक, स्टोकर, लोहा बनाने वाले, चूना जलाने वाले, खनिक, ईंट बनाने वाले और हर तरह के कारीगरों को शामिल किया, चाहे वे गोरे हों या काले, रंग भेद के बिना। उनमें से कई अपने परिवारों को अपने साथ लाए थे। ये काफी हद तक एक प्रवास था। 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ये टुकड़ी टेम्पा टाउन के घाट पर उतरी। इस छोटे से शहर में जो हलचल और गतिविधि थी, उसकी कल्पना की जा सकती है, जिसने एक ही दिन में अपनी आबादी को दोगुना कर दिया था। वास्तव में गन क्लब के इस उद्यम से टेम्पा टाउन को बहुत लाभ हुआ, न कि उन कामगारों की संख्या से जिन्हें तुरंत स्टोनी हिल में भर्ती किया गया, बल्कि उन जिज्ञासु आवारा लोगों की आमद से जो दुनिया के सभी कोनों से फ्लोरिडा प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहे थे। पहले कुछ दिनों में वे औजारों, मशीनों, प्रावधानों और बड़ी संख्या में प्लेट आयरन हाउसों के बेड़े को उतारने में व्यस्त रहे, जिन्हें अलग अलग टुकड़ों में बनाया गया था और उन पर नंबर अंकित थे। उसी समय बार्बिकिन ने 15 मील लंबी रेलवे के पहले स्लीपर बिछाए, जिसका उद्देश्य स्टोनी हिल और टेम्पा टाउन को जोड़ना था। ये सर्वविदित है कि अमेरिकी रेलवे का निर्माण किस तरह किया जाता है, जिसमें मनमौजी मोड़, बोल्ड ढलान, खड़ी पहाड़ियां और गहरी घाटियां होती हैं। इनमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता और ये ज्यादा रास्ते में भी नहीं आते, बस उनकी ट्रेनें अपनी मर्जी से चलती या रुकती हैं। टेम्पा टाउन से स्टोनी हिल तक का रेलमार्ग एक छोटी सी बात थी, और इसके निर्माण के लिए न तो ज्यादा समय लगा और न ही ज्यादा पैसे। बार्बिकिन उन कामगारों की सेना की आत्मा थी जो उसके बुलावे पर आए थे। उसने उन्हें उत्साहित किया, उन्हें अपना जोश, उत्साह और दृढ़ विश्वास बताया। वो एक ही समय में हर जगह मौजूद था, मानो उसे सर्वव्यापकता का उपहार मिला हो, और हमेशा जेटी मैस्टन, उसकी ब्लू बॉटल मक्खी उसके पीछे पीछे चलती थी। उसके व्यावहारिक दिमाग ने हजारों चीजों का आविष्कार किया। उसके साथ कोई बाधा, कठिनाई या शर्मिंदगी नहीं थी। वो एक तोपखाना चलाने वाले राजमिस्त्री और मैकेनिक जितना ही अच्छा था। उसके पास हर सवाल का जवाब और हर समस्या का समाधान था। वो गन क्लब और गोल्ड स्प्रिंग मैन्युफैक्चरी के साथ सक्रिय रूप से पत्राचार करता था और दिन रात टेम्पिको हिल्सबोरो बंदरगाह में उसके आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी भाप बनाए रखता था। 1 नवंबर को बार्बिकिन ने कामगारों की एक टुकड़ी के साथ टेम्पा टाउन छोड़ा और अगले ही दिन स्टोनी हिल के चारों ओर कामगारों के घरों का एक छोटा सा शहर बस गया। उन्होंने इसे बाड़ों से घेर लिया और इसकी हलचल और जोश को देखते हुए इसे जल्द ही संघ के महान शहरों में से एक माना जा सकता था। जीवन तुरंत व्यवस्थित हो गया और काम पूरी तरह से व्यवस्थित होने लगा। सावधानीपूर्वक की गई खुदाई से जमीन की प्रकृति का पता चल गया था और 4 नवंबर को खुदाई शुरू हो गई थी। उस दिन बार्बिकिन ने अपने फोरमैन को बुलाया और उनसे कहा, मेरे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको फ्लोरिडा के इस हिस्से में क्यों बुलाया है। हम 9 फीट व्यास, 6 फीट मोटी और 19 फीट मोटी पत्थर की रिवेटिंग के साथ एक तोप बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें 60 फीट चौड़ा और 900 फीट गहरा एक कुआं चाहिए। ये बड़ा काम 9 महीने में खत्म होना चाहिए। इसलिए आपको 255 दिनों में 2543 400 क्यूबिक फीट मिट्टी खोदनी है,
यानी एक दिन में 10,000 क्यूबिक फीट। अगर आपके पास पर्याप्त जगह हो तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन चूंकि आपके पास सीमित जगह होगी इसलिए यह अधिक परेशानी होगी। फिर भी चूंकि काम करना ही है इसलिए ये किया जाएगा, और मैं आपके साहस पर उतना ही निर्भर करता हूँ जितना कि आपके कौशल पर। सुबह 8 बजे फ्लोरिडा की मिट्टी से पहली कुदाल खोदी गई, और उस क्षण से यह उपयोगी उपकरण खनिकों के हाथों में एक पल भी बेकार नहीं पड़ा। गिरोह हर 3 घंटे में एक दूसरे को राहत देते थे। इसके अलावा हालांकि काम बहुत बड़ा था, लेकिन यह मानवीय क्षमता की सीमा को पार नहीं कर पाया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। कितने ही काम बहुत अधिक कठिन थे, और जिनमें तत्वों के साथ सीधे संघर्ष करना पड़ा था, उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। फादर जोसेफ के कुएं का उल्लेख करना ही काफ़ी है, जिसे काहिरा के पास सुल्तान सलादीन ने उस समय बनवाया था जब मनुष्य की ताकत को 100 गुना बढ़ाने वाली मशीनें अभी तक नहीं आई थीं, और जो 300 फीट की गहराई पर नील नदी के स्तर तक जाता है। और दूसरा कुआं जो बाडेन के मार्ग्रेव जीन द्वारा कॉबलेंस में खोदा गया था, 600 फीट गहरा। बस जरूरत थी तिगुनी गहराई और दुगुनी चौड़ाई की, जिससे बोरिंग आसान हो गई। ऐसा कोई फोरमैन या कर्मचारी नहीं था जिसे ऑपरेशन की सफलता पर संदेह हो। मर्चिसन द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय और बार्बिकेन द्वारा स्वीकृत किए जाने से काम में तेजी आई। अनुबंध के एक अनुच्छेद में तय किया गया कि कोलंबियाड को गड़ा लोहे से घेरा जाना चाहिए, एक बेकार एहतियात, क्योंकि तोप स्पष्ट रूप से बिना घेरे के काम कर सकती थी। इसलिए इस खंड को छोड़ दिया गया। इसलिए समय की बहुत बचत हुई, क्योंकि वे तब बोरिंग की नई प्रणाली को अपना सकते थे जिसका उपयोग अब कुएं खोदने के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा बोरिंग के साथ साथ चिनाई भी की जाती है। इस बहुत ही सरल ऑपरेशन की बदौलत उन्हें जमीन को सहारा देने की जरूरत नहीं थी। दीवार ने इसे ऊपर रखा और अपने वजन से नीचे गिर गई। ये कार्य तभी शुरू किया जाना था जब कुदाल जमीन के ठोस हिस्से तक पहुंच जानी चाहिए थी। 4 नवंबर को 50 मजदूरों ने बाड़े के बीचों बीच, जो कि स्टोनी हिल की चोटी थी, 60 फीट चौड़ा एक गोलाकार गड्ढा खोदना शुरू किया। कुदाल ने पहले 6 इंच गहरी काली मिट्टी खोदी, जिसे उसने जल्दी ही हटा दिया। इस मिट्टी के साथ 2 फीट बारीक रेत भी थी, जिसे सावधानी से बाहर निकाला गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल ढलाई के लिए किया जाना था। इस रेत के बाद सफ़ेद मिट्टी दिखाई दी, जो अंग्रेजी चाक के समान थी और जो 4 फीट मोटी थी। फिर कुदालें उस कठोर परत पर चली, जो बहुत शुष्क पत्थर के गोले से बनी चट्टान की एक प्रजाति थी। उस बिंदु पर छेद 6.5 फीट गहरा था, और चिनाई शुरू हो गई थी। उस खुदाई के तल पर उन्होंने एक ओक का पहिया बनाया, जो एक तरह का चक्र था जो मजबूती से बोल्ट से बंधा हुआ था और बहुत मजबूत था। इसके केंद्र में कोलंबियाड के बाहरी व्यास के आकार का एक छेद किया गया था। यह इस पहिए पर था कि चिनाई की नींव रखी गई थी, जिसके हाइड्रोलिक सीमेंट ने पत्थरों को मजबूती से एक साथ जोड़ा। जब कामगारों ने परिधि से केंद्र तक की जगह को ईंटों से भर दिया, तो उन्होंने खुद को 21 फीट चौड़े एक कुएं में बंद पाया। जब ये काम समाप्त हो जाता तो खनिक पुनः कुदाल और कुदाल लेकर काम शुरू कर देते और पहिए के नीचे चट्टान पर काम शुरू कर देते, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पहिए को अत्यंत मजबूत डंडों पर टिकाया जाए। जब भी गड्ढा 2 फुट गहरा होता तो वे डंडों को हटा देते। पहिया धीरे धीरे धंसता गया और अपने साथ चिनाई का घेरा भी ले गया, जिसकी ऊपरी परत पर राजमिस्त्री निरंतर काम करते रहे, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ढलाई के दौरान गैस के बाहर निकलने के लिए छिद्र बने रहें। इस प्रकार के कार्य के लिए श्रमिकों को बहुत अधिक कौशल तथा निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती थी। पहिए के नीचे एक से अधिक बार खुदाई करना खतरनाक था, तथा कुछ लोग तो पत्थर के टुकड़ों से प्राणघातक रूप से घायल भी हो जाते थे, लेकिन उनकी ऊर्जा न तो दिन में एक क्षण के लिए भी कम हुई, न ही रात में। दिन में, जब सूर्य की किरणें तापमापी को कैल्सीनयुक्त तल पर 99 डिग्री तक पहुंचा देती थीं, रात में, विद्युत प्रकाश की श्वेत तरंगों के नीचे, चट्टान पर कुदाल की आवाज, विस्फोट तथा मशीनों के साथ साथ हवा में बिखरे धुएं के गुबार ने स्टोनी हिल के चारों ओर भय का एक घेरा बना दिया, जिसे भैंसों के झुंड तथा सेमिनोलों की टुकड़ियां कभी पार करने का साहस नहीं कर पाती थीं।
इस बीच काम नियमित रूप से आगे बढ़ता रहा। भाप क्रेनों द्वारा कूड़ा कचरा ले जाने का काम तेजी से चलता रहा। कोई अप्रत्याशित बाधा नहीं आई। सभी कठिनाइयों का पहले से ही अनुमान कर लिया गया था और उनसे बचाव किया गया था। पहला महीना बीतने पर कुआं उस समय के लिए निर्धारित गहराई पर पहुंच गया था, यानी 112 फीट। दिसंबर में ये गहराई दोगुनी हो गई और जनवरी में तिगुनी हो गई। फरवरी के दौरान कामगारों को जमीन से पानी की एक धार से जूझना पड़ा। उन्हें इससे निकालने के लिए शक्तिशाली पंप और संपीड़ित हवा के उपकरण लगाने पड़े, ताकि जिस छिद्र से पानी निकल रहा था उसे बंद किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे जहाज पर लीक को बंद किया जाता है। आखिरकार वे इन अवांछित झरनों से उबर गए, लेकिन मिट्टी के ढीले होने के कारण पहिया आंशिक रूप से टूट गया और भूस्खलन हो गया। 400 फीट से भी अधिक ऊंचे इस ईंट के घेरे की भयावह शक्ति की कल्पना की जा सकती है। इस दुर्घटना में कई कामगारों की जान चली गई। पत्थर की दीवार को सहारा देने और पहिए को फिर से ठोस बनाने में 3 सप्ताह लग गए, लेकिन इंजीनियर के कौशल और मशीनों की शक्ति की बदौलत सब कुछ ठीक हो गया और बोरिंग जारी रही। इसके बाद किसी भी नई घटना ने काम की प्रगति को नहीं रोका और 10 जून को बार्बिकेन द्वारा तय की गई देरी की समाप्ति से 20 दिन पहले कुआं पूरी तरह से ईंटों से घिरा हुआ 900 फीट की गहराई तक पहुंच गया था। नीचे की ओर चिनाई 30 फीट मोटे एक विशाल ब्लॉक पर टिकी हुई थी, जबकि शीर्ष पर यह मिट्टी के साथ समतल थी। राष्ट्रपति बार्बिकेन और गन क्लब के सदस्यों ने इंजीनियर मर्चिसन को हार्दिक बधाई दी। उनका विशाल कार्य असाधारण तीव्रता के साथ पूरा किया गया था। इन 8 महीनों के दौरान बार्बिकेन ने 1 मिनट के लिए भी स्टोनी हिल को नहीं छोड़ा, जबकि उन्होंने बोरिंग कार्यों पर बारीकी से नजर रखी। उन्होंने अपने कामगारों के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हर एहतियात बरती, और वे इतने भाग्यशाली थे कि वे बड़े समूहों में होने वाली महामारियों से बच गए और उष्णकटिबंधीय प्रभाव वाले दुनिया के उन क्षेत्रों में बहुत विनाशकारी थे। ये सच है कि इन खतरनाक व्यवसायों द्वारा उत्पन्न लापरवाही के कारण कई कामगारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन ऐसे निंदनीय दुर्भाग्य से बचा नहीं जा सकता, और ये ऐसे विवरण हैं जिन पर अमेरिकी बहुत कम ध्यान देते हैं। वे विशेष रूप से व्यक्तियों की तुलना में सामान्य रूप से मानवता के बारे में अधिक चिंतित हैं। हालांकि बार्बिकेन ने इसके विपरीत सिद्धांतों को स्वीकार किया और उन्हें हर अवसर पर लागू किया। उनकी देखभाल, उनकी बुद्धिमत्ता और कठिन मामलों में सम्मानजनक हस्तक्षेप, उनकी विलक्षण और मानवीय बुद्धि के कारण आपदाओं का औसत अटलांटिक के दूसरी ओर के शहरों, फ्रांस के शहरों से अधिक नहीं था, जहां वे हर 200,000 फ्रैंक के काम पर लगभग एक दुर्घटना मानते हैं।